मिशन 2024 में जुटी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक। आज कार्य समिति में पार्टी के आगामी कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा। अंकिता हत्याकांड से जुड़े मामले में अंकिता की मां ने सीएम धामी को भेजा है पत्र। सीएम धामी से वकील बदलने की मांग। पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट में रहने की गई है मांग। जोशीमठ मामले पर बोले सीएम धामी, कहा तत्परता से काम कर रही है सरकार। एनडीएमए कर रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है, आगे की जांच की जाएगी। दो दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। हरिद्वार में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का हुआ आयोजन। रमेश पोखरियाल निशंक ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। उत्तरकाशी में मौसम ने बदली करवट। यमुनोत्री और गंगोत्री में बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज होती नजर आ रही। ऋषिकेश के रायवाड़ा में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और कार्य समिति में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं की जा रही। 2024 को लेकर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में काफी बड़े पैमाने पर मंथन किया जा रहा है। लोगों को किस तरह से जोड़ा जाए और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से पार्टी तैयार की जाए, इसको लेकर कार्य समिति में समीक्षा बैठक होती नजर आ रही है। अंकिता की मां ने सीएम धामी को पत्र भेजा है और सीएम धामी से वकील बदलने की मांग करती हुई अंकिता की मां नजर आई है। पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट की भी मांग की जा रही। आपको बताएं, पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड में मां ने सीएम धामी को पत्र भेजा है और वकील बदलने की मांग की गई है। इस पत्र में उन्होंने डीजीएस जितेंद्र रावत के बजाय केस किसी और भरोसेमंद क्रिमिनल वकील को करवाने की मांग की है। और आपको यह भी बताएं कि साथ ही साथ पत्र में आरोपी पुलकित के पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट में समय उपस्थित रखने की मांग की गई है। जो जितेंद्र रावत थे उनसे हम सहमत नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमें पूछा भी नहीं और हमारे बिना अनुमति के उन्होंने जितेंद्र रावत को रख दिया। तो मैंने डीएम साहब से कहा कि हमारी सहमति से हम अपनी सहमति से एडवोकेट रखेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम धामी जी से इस बारे में बात करेंगे। आप चिंता मत करो, हमें एडवोकेट हमारी मर्जी से मिल जाएगा। हम अपना वकील चाहते हैं जिसमें हमें भरोसा हो और हमें आगे जो नार्को टेस्ट करेगा तो उसमें भी हमारा अपना एक आदमी होना चाहिए जिसमें हमें भरोसा हो, जैसे हमारा एडवोकेट या हमारा कोई अपना तभी हमें भरोसा होगा कि पुलकित आर्य ने क्या कहा क्या नहीं कहा। नहीं तो हमको भरोसा भी नहीं होगा, क्योंकि पहले से हमारे साथ धोखा पे धोखा ही हो रहा है। हमें विश्वास नहीं है, तभी हमें विश्वास होगा जब कोई वहाँ पे हमारा अपना आदमी होगा या हमारा अपना। बात जोशीमठ की करेंगे। जोशीमठ के अंदर बीते कई दिनों से जमीन धंसने के साथ साथ शहर की इमारतों में दरारें देखने को मिल रही हैं। प्रशासन और सरकार ने खतरनाक इमारतों से लोगों को शिफ्ट करने का कार्य भी शुरू कर दिया। वहीं एक सवाल अब बार बार उठता हुआ नजर आ रहा है, जो एजेंसियां वहां पर अध्ययन कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट आखिर कब आएगी? और इसका जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दे दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ मामले को लेकर यह कहा है कि सरकार जोशीमठ को लेकर पूरी तरह से तत्परता से कार्य करती हुई नजर आ रही और 8 एजेंसियां लगातार परिश्रम में जुटी हुई हैं। कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और एनडीएमए की इस रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा, जिसके बाद ये रिपोर्ट राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को दी जाएगी और उसके बाद सरकार आगे का निर्णय लेती नजर आएगी। उन्होंने एनटीपीसी और हेलंग बाईपास को लेकर विरोध कर रहे लोगों से यह अपील की है कि जोशीमठ पे इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर मैसेज जो है वो गलत जाता नजर आ रहा है। उनका यह भी कहना है कि सभी जन भावनाओं को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
देखिए, जोशीमठ के पुनर्वास के लिए और जोशीमठ की सहायता के लिए, जोशीमठ के लोगों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग वहाँ की रोज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं रोज़ वहाँ की मॉनिटरिंग में भाग लेता हूँ, डेली की डेली रिपोर्ट लेता हूँ। और 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन 8 संस्थानों की रिपोर्ट बन रही है, कुछ एक की आ भी गई है। उसके बाद NDMA द्वारा उसको कंपाइल किया जाएगा और उसके आधार पर पता लगेगा कि क्या होने वाला है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जोशीमठ के मामले पर कोई भी इस प्रकार का आचरण न करें जिससे कि पूरे प्रदेश का आने वाला हमारा यात्रा का सीजन प्रभावित हो, अन्य पर्यटन की चीज़ें प्रभावित हों लोगों के। जोशीमठ में भूधसाओं के चलते 27 आंगनवाड़ी केंद्र काफी ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आए हैं और इन 27 आंगनवाड़ी केंद्रों के अन्य जगह शिफ्ट करने का कार्य शुरू कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के निर्देश के बाद ये कार्य किया जा चुका है और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि जोशीमठ में 27 आंगनवाड़ी केंद्र भूधसाओं के चलते प्रभावित होते हुए नजर आए, जिन्हें शिफ्ट करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और आंगनवाड़ी केंद्रों को शिफ्ट कर जल्द कार्य शुरू होगा। आपको ये भी बताएं कि गर्भवती, गर्भधात्री और 0 से 6 माह के बच्चों को योजना का लाभ दिया जाएगा ताकि किसी की भी जो जीवन रेखा है वो ना रुक सके और लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रह सके। देखिए, जोशीमठ में जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र थे जो कि जोशीमठ की इस आपदा में प्रभावित हुए हैं वो लगभग 27 हैं और इन 27 आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना कोई भवन नहीं था। वो या तो सरकारी संस्थाओं में या तो विद्यालयों में, पंचायत घरों में अथवा जो है किराए के भवन में, तीनों व्यवस्थाओं में संचालित थे। इससे जुड़े हमारी जो महिलाएं थी, गर्भधात्री हो या गर्भवती महिला हो अथवा हमारे 0 माह से लेके हमारे 6 वर्ष तक के बच्चे हों, लगभग इन सब की संख्या लगभग 194 यानी 154 जो है ये संख्या निकल कर आई है। और विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो आंगनबाड़ी केंद्र जिस प्रकार से पूर्व में संचालित थे अब विस्थापित के साथ में उसका दूसरी जगह संचालन कराना जो है वो सुनिश्चित करें ताकि गर्भवती महिलाओं को हो अथवा हमारे 0 माह से लेकर हमारे 6 वर्ष तक के बच्चे हों, उनको मिल रही जो सरकार की सहायता है वह बाधित ना हो। तो वर्तमान में जिला कार्यक्रम अधिकारी इसको सुनिश्चित कर रहे हैं और बाकी हमारी संवेदनाएं पूरे आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हमारी महिलाओं और बच्चों सभी के साथ में है। उनको इस समय जो कष्ट हो रहा है उसके लिए तो निश्चित रूप से हम सब लोग बहुत खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश और विभाग की कोशिश ये है कि करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जहां पर सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के समापन अवसर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक पर कांग्रेस मुख्यालय पर भी ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि इसी दिन कांग्रेस उत्तराखंड में भी प्रत्येक जिलों में मुख्यालयों पर ध्वजारोहण करेगी और उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 14 राज्यों से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से 26 मार्च तक चलने वाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और आजाद भारत में आयोजित किसी भी जनसंपर्क अभियान में सब में व्यापक जनसंपर्क है। इससे पूरे देश के अंदर इसको चलाया जा रहा है और नफरत हिंसा के खिलाफ सकारात्मक वातावरण निर्मित होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि देहरादून की पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से गांधी पार्क तक मानव श्रृंखला बनाकर महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा है, ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में चली और देश का जनमानस इससे बड़ी भारी मात्रा में जुड़ा। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे चर्चा का विषय बने और इस पर तमाम विचार विमर्श उठ खड़ा हुआ है। अब उसका समापन 30 तारीख को कश्मीर में होगा और पूरे देश के प्रत्येक जनपद में ध्वजारोहण करके कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम का समापन करेगी। आदरणीय महात्मा गांधी जी की भी कल पुण्यतिथि है, उनको भी याद किया जाएगा और ये आपने देखा कि एक संदेश प्यार का, जो सामाजिक सौहार्द का, एकता का, अखंडता का देश के अंदर आम जनता को। हरिद्वार
हरिद्वार के ज्वालापुर से है, जहां पर मुस्लिम फंड के नाम से निवेशकों को करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है और मामले में आरोपी मुस्लिम फंड संचालक हाफिज अब्दुल रज्जाक को गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में से राहत नहीं मिली है। मुख्य न्यायिक के मजिस्ट्रेट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और उसको लेकर अब आगे पुलिस से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। उधर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार जिले के इकबालपुर शुगर मिल में 9 करोड़ की चीनी गायब होने के मामले में अब बैंक को नोटिस भेजा जा रहा है और मामले की जांच रिपोर्ट सरकार को भेजे जाने के बाद सरकार के द्वारा चीनी चोरी मामले में बैंकों के शोकर्स नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए। साथ ही नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर जिलाधिकारी को FIR तक करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और गन्ना एवं चीनी सचिव विजय यादव का ये कहना है कि इकबालपुर शुगर मिल में जिस तरीके से चीनी गायब हुई थी, उसके बाद जो रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है उसका परीक्षण किए जाने के बाद बैंकों को शोकोस नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए, क्योंकि चीनी मिल पर बैंकों का लॉक जो है वो होता है और उसी को लेकर ये पूरी कार्रवाई की गई है। बैंकर्स बताएंगे। देखिए, दो चीज़ें, उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई लॉक तो था नहीं। होता क्या है कि 2 साल के बाद की जो चीनी होती है वो खाने योग्य नहीं मानी जाती। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो उसको सेल कर देते हैं, जो बिस्किट कंपनी वगैरह जो उस तरह की चीनी को यूज़ करती हैं वो ले जाती हैं, लेमन जूस वगैरह के जो बहुत सारा यूज है उसके बाद, या फैक्ट्री ओनर्स ये करते हैं कि ख़राब चीनी को बीच बीच में मेल्ट करके फ्रेश चीनी बनाते रहते हैं, क्योंकि उसका कलर ख़राब हो जाता है, इसीलिए खाने योग्य नहीं माना जाता और कोई पॉइजनस नहीं होता 2 साल के बाद। तो ये उनसे मांगा गया है कि अगर आपने चीनी गलाई है, जो कि उनके प्रोसेस में है, तो बता दें कि कितनी गलाई है उस बीच में और कितनी फ्रेश चीनी बची, उसका कोई स्टॉक हो। तो अभी एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते हैं कि बैंकर से मिल के उन्होंने बेचा क्या, वो जब तक अपने स्टॉक का फाइनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड नहीं दे देते हैं कि बेचा है कि गलाया है कि क्या हुआ है, तो मैं चोरी या गलाने के बारे में अभी फाइनली मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन बैंकर्स भी कायदे से नहीं बता पा रहे हैं, तो मेरा अप्रीहेंशन ये है कि बैंक के उस समय के कर्मचारियों से मिल के हो सकता है कि अध्यासी ने इस चीज़ को बेच दिया हो और जो क्लेम प्राइस देना चाहिए जिस परसेंटेज में वो। आगे बात करेंगे, हरिद्वार के दयानंद स्टेडियम के अंदर 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में रानीपुर विधायक आदेश चौहान और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे सहित बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं वहां पर मौजूद रही हैं और सांसद निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए खेलो इंडिया कार्यक्रम से देश के कोने कोने में छुपी हुई प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही और दुनिया में भारत का नाम रोशन करती हुई दिखाई दे रही। खेल से बच्चों का शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं और उसी को लेकर ये कार्य जो है वो किया जा रहा है। आपको जानकारी दें कि हरिद्वार की ये खबर है जहां पर 2 दिवसीय खेल महोत्सव जो है वो करवाया जा रहा है और सांसद खेल महोत्सव का ये आयोजन होगा और रमेश पोखरियाल निशंक जो है महोत्सव का उद्घाटन किया। कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और हरिद्वार के दयानंद स्टेडियम के अंदर ये 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने खेल महोत्सव का उद्घाटन किया और कार्यक्रम के रानीपुर विधायक आदेश चौहान, जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे सहित कई संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं वहां पर मौजूद रहे। सांसद निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए खेलो इंडिया कार्यक्रम से देश के कोने कोने में छिपी हुई प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही हैं और दुनिया भर के अंदर भारत का नाम रोशन करती दिखाई दे रही। खेल से बच्चों का शरीर और मन दोनों काफी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और उसी को लेकर राज्य और केंद्र सरकार इस बात को लेकर आगे बढ़ रही है कि जो खेलो इंडिया है और इसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे बच्चे जो हैं वो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर काफी ज्यादा मजबूत होते नजर आए। भरोसा है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया एक अभियान चलाया है और जिस तरीके से हमारे छात्र छात्राएं पूरे देश के अंदर खेलते हुए देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, ये निश्चित रूप में और तेज़ी से ये अभियान चलेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का आगाज़ होता है। वो तभी आदमी
जब स्वस्थ रहेगा, खेलेगा, कूदेगा तो वो चौतरफा हर दृष्टि से सोच सकता है और हर चुनौती का मुकाबला करने की में उसको क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पर कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, तमाम खेलों को आज यहाँ पर शुरू करें। ये 2 दिन का है और उधर लक्षर में भी मैं अभी उसका समापन करने के लिए जा रहा हूँ। हमें शिक्षा विभाग, क्रीड़ा विभाग सबका सहयोग मिल रहा है और इसमें खो खो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी की टीमें प्रतिभाग करेंगी। ये आज और कल 2 दिन का है और लगभग 23 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य है कि बच्चों को फिट करना और जो आजकल मोबाइल में ये बहुत ज़्यादा रहते हैं तो इससे थोड़ा सा दूर होंगे, खेलेंगे तो जैसे अभी विधायक जी ने भी कहा था कि अब तो है कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब, कि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग भी स्वस्थ होगा और इसके लिए खेल कूद बहुत ज़रूरी है, खासकर ये यंग जनरेशन के लिए जो बिल्कुल मोबाइल से चिपकी रहती है। तो बात करेंगे खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां पर सुरई वन के अंदर हल्दी घेरा निवासी केवल सिंह पर बाघ ने हमला कर दिया। और आपको ये बताएं कि युवक अपने एक साथी के साथ जंगल में घास लेने के लिए गया हुआ था। उसी दौरान जंगल में उसके ऊपर बाघ ने हमला कर दिया और इससे उसकी मौत हो गई है। वन रेंजर को मिली सूचना के बाद रेंजर राजेंद्र फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाघ के कब्जे से छुड़ाया गया। वन विभाग के कर्मचारी कामयाब रहे और शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। ये बड़ी खबर और दर्दनाक खबर, जहां पर एक शख्स की जो है वो मौत हो चुकी है। दरअसल सीमांत खटीमा का ये पूरा एरिया उधम सिंह नगर से ये खबर, जहां पर सुरई वन के अंदर हल्दी घेरा निवासी केवल सिंह पर बाघ ने हमला कर दिया। और आपको ये जानकारी दें कि युवक अपने एक साथी के साथ जंगल में घास लेने के लिए गया हुआ था और उसी दौरान जो बाघ था वहां पर बैठा हुआ था और उसने इस शख्स के ऊपर हमला किया। जंगल में उसके ऊपर बाघ ने हमला किया और उसकी मौत हो गई। वन रेंजर को सूचना तुरंत दी गई और रेंजर राजेंद्र फोर्स लेकर मौके पर पहुंचते हुए नजर आ। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर किस तरह से जो बाघ है वो वहां पहुंचते हुए नजर आया और इसकी किसी को भी सूचना नहीं मिली, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के जो बाघ है वो देखने को मिल रहे हैं और लोगों की जान के साथ ही सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाघ के कब्जे से छुड़ाया गया और वन विभाग के कर्मचारियों ने शव को छुड़ाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। लेकिन बड़ा सवाल लगातार यही खड़ा हो रहा है कि आखिर उत्तराखंड में जो सीमांत एरिया वहां पर लगातार बाघों का आतंक देखने को मिल रहा है। लोगों की जान जो है वो काफी ज्यादा महफूज नहीं हो पा रही है और उसी को लेकर अब लोगों के अंदर रोष पैदा हो रहा है। दोपहर करीब 12 बजे सुरई रेंज के स्टाफ को सूचना प्राप्त हुई कि वन क्षेत्र में किसी व्यक्ति पे बाघ द्वारा हमला कर दिया गया है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरई रेंज का स्टाफ मौके पर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि एक स्थानीय व्यक्ति जिसका नाम केवल सिंह बताया जा रहा है, ग्राम हल्दी घेरा मझौरा का रहने वाला, अपने 2 साथियों के साथ वन क्षेत्र में घास लेने के लिए आया हुआ था, जिस क्षण उस पर बाघ के द्वारा हमला किया गया बताया गया। तो मौके पे जो उपस्थित स्टाफ था उनके द्वारा उच्च अधिकारी को सूचना दी गई और जिस पर अमल करते हुए वन क्षेत्राधिकारी सुरई के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। दोपहर करीब 12 बजे बात उत्तरकाशी की करेंगे, जहां पर मौसम ने करवट जो है वो बदली है और उसके बाद यमुनोत्री और गंगोत्री के अंदर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान बताया जा रहा है और उत्तरकाशी में फिर से मौसम ने करवट जो है वो बदल ली। उत्तरकाशी के अंदर तापमान गिर चुका है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिससे उत्तरकाशियों में ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको जानकारी दें कि मौसम विभाग के अनुमान ये जताया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है और ये भी बताया जा रहा है कि बर्फबारी होने से पर्यटकों को इस क्षेत्र में आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है और बड़े पैमाने पर पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर आते हुए नजर दिखाई दे सकते हैं। दरअसल
पूरे उत्तरकाशी के अंदर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी का अनुमान जो है वो मौसम विभाग लगाता हुआ नजर आ रहा है और उसी कड़ी में आगे किस तरह से जो बर्फबारी है, जो बारिश है, उसको लेकर सावधानियां बरती जाएं, उसको लेकर भी निर्देश दिए गए। लेकिन पर्यटक के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बर्फबारी, ये बारिश बताई जा रही है क्योंकि उत्तराखंड जो है वो पूरा पर्यटक के ऊपर डिपेंड है और इस तरह की बारिश और बर्फबारी होने से लोगों का जाना वहां पर जो है बड़े पैमाने पर दिखाई देता है, जिससे लोगों के अंदर खुशियां हैं और उत्तरकाशी वालों के लिए भी ये राहत की खबर कह सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।